शुभ दोपहर देवियों और सज्जनों। आज सुबह मैंने अपने अभियान की पुनः शुरुआत पर बात की थी ताकि हम यहूदी समुदाय का समर्थन करें और उनमें विश्वास बनाए रखें। आज 320 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। कनपोरिट्स हम उस संख्या को बढ़ाते रहेंगे ताकि यहूदी समुदाय सुरक्षित महसूस करे, ये जाने कि पुलिस उनकी रक्षा के लिए है और वे अपना जीवन जी सकें। कल हमने जो अत्याचार देखे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यह उचित नहीं है कि समुदाय का कोई भी वर्ग अपने सामान्य जीवन को न जी पाए। मैं और न्यू साउथ वेल्स पुलिस उस समुदाय में व्याप्त डर को समझते हैं और मेरा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम समुदाय को दृढ़ समर्थन दें ताकि वे अपना सामान्य जीवन जी सकें। आज सुबह मुझे उन परिवारों और अधिकारियों से मिलने का अवसर मिला जो कल घायल हुए थे। दोनों परिवार पुलिस परिवार से मिल रहे समर्थन के लिए अविश्वसनीय रूप से सहायक हैं। इसकी एक अहम बात यह है कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस बल एकजुट होकर एक दूसरे का और कल आगे आए बहादुर अधिकारियों का समर्थन कर रहा है। समुदाय के सदस्यों की भी बहादुरी की कई कहानियां हैं और मैं कल किए गए काम की सचमुच सराहना करना चाहता हूँ। हमें पता है कि कई लोग निर्दोष राहगीरों के कारण आज जीवित हैं और मैं उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। ऑपरेशन आर्कस की जांच जारी है, इस पर मैं सीमित जानकारी दूंगा। ज़रूरी बात यह है कि इस समय अस्पताल में एक 24 वर्षीय पुरुष अस्पताल में है। उसकी मेडिकल स्थिति के आधार पर उस पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि अदालत में पेशी पर उसके अभियोजन को पूर्वाग्रहित न करूं। बाद में सवाल लेने में मुझे खुशी होगी, शायद प्रीमियर को सौंप दूं। मैं ये दोहराना चाहता हूं कि मैंने ये संदेश पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार दिया है। ये शांति का समय है। किसी भी समुदाय के खिलाफ प्रतिशोध या कार्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे और पुलिस की भारी मौजूदगी रहेगी। ये समुदाय के एकजुट होने का समय है। पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेगी कि समुदाय सुरक्षित महसूस करे। न्यू साउथ वेल्स में हमें ऐसे कृत्यों की उम्मीद नहीं है। हमने कल जो देखा वह घृणित है। हमने कड़ी कार्रवाई की है। हम चाहते हैं कि समुदाय अब ठीक हो जाए। बाद में प्रश्न। धन्यवाद। शुक्रिया कमिश्नर। आज दोपहर यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। जाहिर है आज सुबह सिडनी के लिए बहुत मुश्किल दिन रहा। कोषाध्यक्ष और बहुसंस्कृति मंत्री के साथ मैंने यहूदी नेताओं से मुलाकात की, कई से फ़ोन पर बात की और इस मुश्किल घड़ी में जनता के अटूट समर्थन को दोहराया। उन्हें बताया कि ऑस्ट्रेलियाई लोग उनके साथ हैं और आज उनके दुख में शामिल हैं। यह हिंसा का एक बेहद चौंकाने वाला कृत्य है और इसे सरकार, समुदाय व पुलिस की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। ऑन ऑपरेशन शेल्टर बहुत बड़ा होगा और आने वाले दिनों में लोगों को असुविधा हो सकती है, पर हमें इस राज्य और प्रभावित समुदाय के लोगों को, जिन्होंने इतनी हिंसा और क्षति देखी है, यह स्पष्ट संदेश देना है कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए है और उन्हें अपनी आस्था का जश्न मनाने और इस भयानक हिंसा से जुड़ी गहरी चिंता व दुख से मुक्त होकर इस त्योहारी अवधि का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। पुलिस मंत्री को सौंपने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। बॉन्डी पवेलियन के पीछे एक स्मारक स्थल बनाया गया है। मैंने देखा है कि लोग पहले से ही उस जगह पर फूल चढ़ा रहे हैं। हम समुदाय के सदस्यों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। न्यू साउथ वेल्स में रक्तदान सेवाओं पर रिकॉर्ड पूछताछ और लंबी कतारें देखना उत्साहजनक है। यदि आप वह नागरिक कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो कृपया धैर्य रखें, लेकिन इसका हार्दिक स्वागत है और ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए होगा, एक व्यावहारिक चीज़ के रूप में जो आप इस भयानक कृत्य के जवाब में कर सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स क्राइसिस कैबिनेट की बैठक समिति मुझे कहना चाहिए कल रात मिली। ये आज दोपहर और उसके बाद रोज़ाना फिर से मिलेगी। नेशनल कैबिनेट की क्राइसिस कमेटी की बैठक भी आज दोपहर होगी। मैं और पुलिस कमिश्नर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ होंगे। आज दोपहर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से मिलेंगे। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि जानकारी के लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड इंक्वायरी सेंटर से संपर्क करें। यह 1800-227-228 पर 24 घंटे खुला और चालू है।
जन सूचना और पूछताछ केंद्र सामान्य प्रश्नों के उत्तर देगा और उन लोगों के लिए पंजीकरण भी करेगा जिन्हें तत्काल आसपास अपनी निजी संपत्ति छोड़नी पड़ी है, जो अभी भी पुलिस सुरक्षा या घेरे में हो सकती है। हमें पता है कि उस इलाके में गाड़ियाँ, वॉलेट और फ़ोन हैं। अपनी निजी चीज़ें वापस पाने के लिए वह सबसे अच्छा नंबर है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार ऑपरेशन शेल्टर शुरू हो गया है और चालू है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और मजबूत किया जाएगा। बॉन्डी बीच, माफ़ कीजिएगा, पब्लिक स्कूल घटनास्थल के करीब होने के कारण बंद रहेगा। आसपास के सरकारी स्कूलों में स्कूल परामर्श सेवाएं व्यवस्थित की गई हैं और मुझे पता चला है कि प्रीमियर विभाग के परामर्शदाता मौके पर मौजूद हैं। अगर लोगों को तत्काल आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सहायता या परामर्श की ज़रूरत हो तो वे बॉन्डी में मौके पर एक स्थायी केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। अगर आपको उस मदद और सहायता की ज़रूरत हो, इसमें कोई शक नहीं कि समुदाय को इसकी ज़रूरत होगी। आज यहूदी नेताओं से बात की, वे सदमे और संकट में हैं। जो देखा उससे कई बहुत व्यथित हैं। नवीनतम जानकारी, 15 निर्दोष लोग मारे गए, एक हमलावर भी मारा गया, कुल 16। न्यू साउथ वेल्स के अस्पतालों में 38 लोग अभी भी भर्ती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मैं पुलिस मंत्री को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीमियर। जैसा कि प्रीमियर ने अभी कहा, उनके पार्षद मौके पर हैं। मैं अभी बॉन्डी से लौटा हूं और ईमानदारी से कह सकता हूं कि उनका योगदान बहुत मूल्यवान है। वे न केवल अधिकारियों बल्कि आम लोगों को भी रोक रहे हैं और उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यह संदेश फैलाना महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो हमारे पास वहाँ मदद के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम पुलिस से मिलने और उनका धन्यवाद करने भी गए। सर, मेट्रोपॉलिटन सिडनी और बॉन्डी के सभी कमांड से पुलिसकर्मी उस क्षेत्र में मौजूद हैं। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, आज सुबह पुलिस को फ़ोन आया जो 4:15 बजे ड्यूटी पर थे। उन्हें तुरंत वहां जाने का निर्देश मिला और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। ब्लू परिवार वास्तव में एक दूसरे के साथ खड़ा है। वे समुदाय के साथ हैं और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करके बहुत खुश हैं। मैंने वहाँ कुछ यहूदी नेताओं से बात की। वे पुलिस और उनके काम के लिए बहुत आभारी थे। जैसा कि हम जानते हैं, यहूदी समुदाय और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के बीच संबंध मजबूत हैं। वे CSG और हमारे यहूदी नेताओं के साथ पिछले कुछ सालों से मिलकर काम कर रहे हैं, उस समुदाय की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। मैं आपको यह भी बताना चाहता था कि कल रात प्रीमियर और मैं बॉन्डी में थे। हम थाने गए थे और वहाँ करीब 50-60 पुलिस अधिकारी थे। ज़्यादातर ड्यूटी पर नहीं थे। घटना सुनकर, वर्दी पहनकर वे बॉन्डी पुलिस स्टेशन पहुँचे। जानते थे कि उनकी ज़रूरत होगी। वे सिर्फ स्थानीय नहीं थे बल्कि न्यूकैसल, सदरलैंड, वेस्टर्न सिडनी जैसे दूर के इलाकों से भी आए थे। न्यू साउथ वेल्स की पुलिस शानदार काम करती है। वे एक दूसरे और समुदाय का समर्थन करते हैं। हम इसके लिए आभारी हैं। प्रश्न पूछें। आयुक्त महोदय, ABC ने बताया है कि दूसरा हमलावर 6 साल पहले सिडनी स्थित इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह से संबंधों के लिए SIU की जांच के दायरे में था। क्या पुलिस के भीतर उसके पिता के बंदूक लाइसेंस, 6 पंजीकृत गंभीर आग्नेयास्त्रों के बारे में कोई चेतावनी दी गई थी, ये देखते हुए कि उनके इस्लामिक स्टेट से घात संबंध हैं? मैं निश्चित रूप से राष्ट्रमंडल की जानकारी पर बात नहीं कर सकता, लेकिन बंदूक लाइसेंस के लिए रजिस्ट्री सभी आवेदनों की गहन जांच करती है ताकि व्यक्ति उपयुक्त हो। पर क्या उसमें पारिवारिक संबंध भी है? बिल्कुल हो सकता है। समस्वे पोस्मसोरेन शेनसिंग सेइंग खेनशो पायत संगठन और मौजूद जानकारी की प्रकृति पर निर्भर करता है। उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत इन सभी बातों पर विचार करना होगा। प्रधानमंत्री, बंदूक कानून कैसे बदलें ताकि उपनगर में एक व्यक्ति के पास 6 हथियार न हो? वह किसान नहीं है। हाँ, देखिए, हम इस पर अभी गौर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यू साउथ वेल्स में आग्नेयास्त्र कानून में बदलाव का समय आ गया है, लेकिन मैं आज इसकी घोषणा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि न्यू साउथ वेल्स में संभावित सुधार का स्थायी प्रभाव हो और ये आखिरी बार नहीं है जब मैं इसका जिक्र करूँगा।
आप जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। उसे शस्त्र लाइसेंस क्यों मिला? नहीं पता। सूचना क्योंकि वह हथियार लाइसेंस के लिए पात्र था, तो हथियार लाइसेंस मनोरंजक शिकार के लिए था। शिकार लाइसेंस दो तरह के होते हैं, किसी संपत्ति पर शिकार के लिए या शिकार क्लब, गन क्लब के सदस्य के रूप में। वह एक गन क्लब का सदस्य था और हथियार कानून के तहत उसे लाइसेंस जारी करने का अधिकार था। कमिश्नर, निजी सुरक्षा है, माफ करें, एक एक क्या मेरे पास वो अभी नहीं है। कमिश्नर क्या गार्ड माफ करना, उसके पास किस श्रेणी का बंदूक लाइसेंस था? पॉज, श्रेणियां हथियार तय करती हैं। उसके पास पंजीकृत लंबे हथियारों का AB लाइसेंस था। आयुक्त, क्या न्यू साउथ वेल्स फायर आर्म्स रजिस्ट्री संघीय अधिकारियों से संपर्क में रहती है? क्या उन्हें आसियो की उसके बेटे की जानकारी थी? इसकी प्रकृति के आधार पर और जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, इस पर अभी गहन जांच चल रही है। हम समझना चाहते हैं कि क्या वह व्यक्ति निश्चित रूप से मानदंडों के अनुसार आग्नेयास्त्र लाइसेंस रखने के योग्य था। हम उपलब्ध सभी खुफिया जानकारी को ध्यान में रखते हैं, तो हाँ, हम निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। क्या से 24 वर्षीय की जांच पर बात हुई? हम सभी राष्ट्रमंडल एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा मैंने कहा, ASIO के पास क्या जानकारी थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम राष्ट्रमंडल के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रीमियर, क्या आपको चिंता है कि संघीय एजेंसियां न्यू साउथ वेल्स पुलिस से बात नहीं कर रही हैं, और क्या आप आज दोपहर ये चिंता उठाएंगे? मेरा मानना है कि इन हालात में पूरी जांच और पड़ताल होने देना सही है। यहाँ ऐशिक महत्वपूर्ण क्रम है। सबसे पहले सामुदायिक सुरक्षा, दूसरा जांच। एक अपराधी हिरासत में है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उस पर मुकदमा चलाना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से क्या गलत हुआ इसकी एक व्यापक जांच। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या संचार की बेहतर लाइनें हैं। मैं अभी आलोचना करने की स्थिति में नहीं हूं, और मुझे लगता है कि इस चौंकाने वाले हिंसक हमले के 24 घंटे के भीतर बिना किसी स्वतंत्र जांच के यहाँ विफलताओं की घोषणा करना सही नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ न्यू साउथ वेल्स में हम यही देंगे, सारी जानकारी सामने आए और मैं साफ कर दूँ, हम यूएनसी कि हम उन सिफारिशों पर अमल करेंगे। जोश फ्राइडेनबर्ग कह रहे हैं। तुम नहीं। और कल रात हनुक्का कार्यक्रम में क्या निजी सुरक्षा को हथियार रखने नहीं दिए गए? कैला घर। मुझे नहीं पता कि ऐसा है, मैं पता करके बताता हूँ। उन हथियारों के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। कमिश्नर, उस दिन क्या हुआ? जी, क्या यह एक सशुल्क कार्यक्रम था? क्या आप बता सकते हैं कि घटना के समय इलाके में पुलिस बल कितना था या उनकी क्या मौजूदगी थी, और पुलिस ने किसी भी संभावित सुरक्षा चिंता को कितनी गंभीरता से लिया? पुलिस सुरक्षा को अपनी निजी जिम्मेदारी मानती है। हम हमेशा सामुदायिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। स्थानीय पुलिस कमांडर को वहां जाने का सक्रिय निर्देश था। दरअसल पुलिस कमांडर खुद उस जगह पर थे। हम यहूदी सुरक्षा समूह CSG के साथ मिलकर काम करते हैं और वहां पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करते हैं। मैं समुदाय को आश्वस्त कर सकता हूं कि पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया से भी साफ है कि वे सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं। गेलाघर पूर्व। हमें एक समय सारणी दें कि पहली पुलिस गोली कब चली, कब तक चली और कब खत्म हुई? नहीं, मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता, ये जांच का हिस्सा है। मैंने कहा था कि पुलिस मौके पर थी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। फुटेज में अधिकारियों और जनता की बहादुरी साफ दिखती है, जिन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए तुरंत कदम उठाए। हनुक्का 5% कार्यक्रम में कितने पुलिस खास तैनात थे? जैसा कि मैंने कहा, महानगर के पुलिस कमांड और अन्य पुलिसकर्मी घटना के आसपास सक्रिय रूप से तैनात रहेंगे। मैं नहीं कह रहा, जोश फ्राइडेनबर्ग कह रहे हैं। कितने तैनात थे? मेरे पास सटीक संख्या नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वह एक कार्य क्षेत्र था। अधिकारी लगातार वहां मौजूद रहते थे। घटना के समय अधिकारी निश्चित रूप से वहां थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। और ज्यादा 70%। जोखिम आकलन की बात करें तो हम यहूदी समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं।
मैंने स्पष्ट किया कि घटना के संबंध में कोई विशेष खुफिया जानकारी नहीं थी। हमने तुरंत जवाब दिया। आयुक्त, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि काला शहादा झंडा कार पर या अंदर मिला? एबीसी को पुलिस सूत्रों ने बताया है। हाँ, यह जांच का ही हिस्सा है। इस मोड़ पर मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, आगे की जानकारी दी जाएगी। मैंने यह भी साफ कर दिया है कि जो व्यक्ति अभी अस्पताल में है और जिस पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं, ऐसे में किसी भी मुकदमे को प्रभावित न करना महत्वपूर्ण है। कमिश्नर, पुलिस की प्रतिक्रिया और अधिकारियों की बहादुरी को आप कैसे बताएंगे? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा मानना है कि जिसने भी फुटेज देखी है उसने पुलिस को आगे बढ़कर कार्रवाई करते देखा होगा। ये एक बेहद अराजक और भयावह मंजर रहा होगा, प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों के लिए भी। 2 लोगों के पास लंबी बंदूकें थीं और वे अंधाधुंध गोली चला रहे थे। ऐसे में आगे बढ़ने की बहादुरी को हम सभी को सलाम करना चाहिए। कमिश्नर, पुलिस ने आगे बढ़कर जनता की असाधारण बहादुरी से मामला सुलझाया। कमिश्नर, पृष्ठभूमि पर जांच का प्रभारी कौन है, ये कैसे काम करेगा और इसका आधार कहाँ होगा? अभी कई जांचें चल रही हैं। मैंने आज सुबह बात की। संयुक्त आतंकवाद रोधी जांच का नेतृत्व हमारी आतंकवाद रोधी कमान और राष्ट्रमंडल एजेंसियां करेंगी। साथ ही एक गंभीर घटना की जांच भी चल रही है, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस ने कई गोलियां चलाईं जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई और दूसरे अपराधी को चोट लगी। तो इस समय कई तरह की जांचें चल रही हैं। कमिश्नर, पुलिस ने हनुक्का के पहले दिन यहूदियों को विफल किया। देखिए, मैं राय का सम्मान करता हूं, पर मैं बहुत स्पष्ट रहा हूं। हमारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और हमेशा करती है। हम यहूदी समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। आयुक्त, क्या दोनों को बताइए, निजी सुरक्षा या कोई और नहीं? मैं बस इतना कह सकता हूं कि अभी जांच का हिस्सा है। जाहिर है ये पैथोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच का विषय है। ये एक सक्रिय जांच का हिस्सा है। उनकी विचारधारा या प्रतीकों को बताए बिना क्या घटनास्थल से कोई झंडा मिला? क्या सबूत हटाए गए? कल रात मैंने 9:56 बजे एक आतंकवादी घटना घोषित की, क्योंकि मैं संतुष्ट था परिस्थितियों के आधार पर, घटनास्थल पर जो मिला उसके आधार पर, इस तथ्य के आधार पर कि यह हनुक्का का पहला दिन था और यह यहूदी समुदाय के सदस्यों की ओर जानबूझकर की गई गोलीबारी लग रही थी, कि यह एक आतंकवादी कृत्य था। मैं व्यक्तिगत सबूतों में नहीं जाऊंगा। उनकी जांच चल रही है फुम्बॉन। मैं चाहता हूं कि पुलिस गहन और पारदर्शी जांच करे, जो वे अभी कर रहे हैं। नचरिन, कमिश्नर, क्या हमलावर ऑस्ट्रेलियाई थे? यदि नहीं तो कब से यहाँ? जांच चल रही है, टिप्पणी नहीं। 2 हमलावरों के बारे में और कुछ? मैंने आज सुबह बताया कि वे बाप बेटे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका काफ़ी समय से रिश्ता है। पिता के पास 2015 से हथियार का लाइसेंस है। हम दोनों की पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं। फिलहाल हमें उनके बारे में बहुत कम पता है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है। नहीं, यह जांच का हिस्सा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे पास इस समय काफ़ी सबूत हैं, चाहे वह सीसीटीवी हो या सोशल मीडिया। हमने अभी ऑपरेशन शेल्टर शुरू किया है। वे जांचकर्ताओं के साथ साथ सोशल मीडिया की भी छानबीन करेंगे। हम उपलब्ध किसी भी सबूत का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। यदि लोगों के पास जानकारी या सबूत हैं तो हम उनसे क्राइम स्टॉपर्स को 1803 ज़रार पर संपर्क करने का आग्रह करते हैं। हमें हर सबूत चाहिए। हाँ कमिश्नर, अप्रैल में आपके पूर्ववर्ती ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के बीच आतंकवाद विरोधी जानकारी साझा करने में सुधार की आवश्यकता है। तब से इस संबंध में कैसे सुधार या समीक्षा की गई है? मेरा मानना है कि दोनों संगठन बहुत करीब और अच्छे से काम करते हैं। इस खास घटना पर जानकारी साझा करना जल्दबाजी होगी। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस और न्यू साउथ वेल्स पुलिस संयुक्त आतंकवाद रोधी व्यवस्थाओं में काम करती हैं। हम दोनों एजेंसियां प्रतिबद्ध हैं और मैंने संघीय पुलिस आयुक्त से बात की है कि हम मिलकर काम करें। हम मिलकर समुदाय को सुरक्षित रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी, बस एक सवाल, माफ कीजिए प्रधानमंत्री जी। हाँ, कल हमें एक घटना का पता चला था जिसमें हमलावर के पास बंदूक का लाइसेंस था, जॉन एडवर्ड्स।
नवनाजी जैक एल्स्टन के पास हाल तक बंदूक का लाइसेंस था। न्यू साउथ वेल्स में बंदूक लाइसेंसधारियों के आपराधिक कृत्यों का हालिया इतिहास रहा है। क्या हमारे बंदूक पंजीकरण कानूनों को बदलने की ज़रूरत नहीं है? ये दोबारा न हो, इसके लिए आप अभी क्या कर सकते हैं? संक्षेप में, हाँ, उन्हें बदलना होगा और वे बदल सकते हैं। इसके लिए कानून की ज़रूरत है और इसका मतलब है संसद में एक विधेयक पेश करना। सीधे शब्दों में कहें तो इन भयानक हथियारों को प्राप्त करना और मुश्किल बनाना, जो हमारे समुदाय में इनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। और अगर आप किसान या कृषि से जुड़े नहीं हैं तो आपको ऐसे बड़े हथियार क्यों चाहिए जो जनता और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कानून कैसे बदलेगा, इसकी जानकारी पाने की वास्तविक इच्छा है। इस भयावह अपराध को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि संसद में लाए गए कानून और सुधार बड़ा बदलाव लाए और यही मेरा और मेरे सहयोगियों का इरादा है। जी हाँ, मौजूदा हथियार लाइसेंस धारकों का क्या ये तय करने के लिए कि क्या उन्हें अभी भी इसकी जरूरत है, ये देखते हुए कि हमारे पास एक आदमी था। हाँ, 26 हथियार। हाँ, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इसे एक समस्या के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि आजीवन बंदूक लाइसेंस देना सही नहीं है जब कोई अपराध कर चुका हो या पुलिस की नज़र में आपराधिक कृत्य के प्रति संवेदनशील हो। न्यू साउथ वेल्स का हथियार कानून कारगर हो, यह हमें सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है न्यू साउथ वेल्स की आम जनता के लिए हथियारों पर प्रतिबंध। हर किसी को इन सामूहिक विनाश के हथियारों की ज़रूरत नहीं है। न्यू साउथ वेल्स की सड़कों पर इनकी ज़रूरत नहीं, तो हम बदलाव देखेंगे। पॉज पर क्या? लेकिन मैं समझता हूँ आप विवरण चाहते हैं, यह पूरी तरह से समझने योग्य है। आपको मुझे कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कुछ समय देना होगा ताकि हम इसे एक सही ढंग से, जिससे असर हो। बदलाव हेतु संसद बुलाना। जी हाँ। आयुक्त, प्रीमियर, ओपेरा हाउस इस हफ्ते रोशन होगा या? यहूदी समुदाय के साथ उचित स्मरण और स्मारकों पर काम जारी है। जल्द ही और बताएंगे। क्या ये उचित स्मरण हो सकता है, पर अभी नहीं। हाँ, सरकार? देखिए, यह एक बड़ी समस्या है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस और सरकार ने सिडनी के बड़े आयोजनों पर ध्यान दिया है, लेकिन अभी हमारा ध्यान इस जांच पर और बॉन्डी डोवर हाइट्स के समुदाय को सुरक्षित रखने पर है। मुख्यमंत्री जी, कमिश्नर, क्या आपको 27 दिसंबर को क्रोनुला में हिंसक रैली की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पता है? तो मैं जवाब दूंगा फिर माल। मेरा मतलब है इसे कानून की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। हमारे समुदाय में किसी भी तरह के प्रतिशोध या बदले के हमले के लिए कोई सहनशीलता नहीं होगी। हम कभी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जहां हम अराजकता में उतर जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भारी पुलिस कार्रवाई होगी। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें शांति की अपील करनी है। हमें न्यू साउथ वेल्स के लोगों से कहना होगा कि ये एक भयानक घटना है। आपको न्यू साउथ वेल्स के समुदायों को ठीक होने देना होगा। उन्हें अपने प्रियजनों के नुकसान पर शोक मनाने का समय देना होगा। हमें प्रतिशोधी हिंसा में उतरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और न्यू साउथ वेल्स में बर्दाश्त नहीं होगा। माल। हाँ, धन्यवाद प्रीमियर। मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट से अवगत हूँ। ऑपरेशन शेल्टर का एक मुख्य काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना ताकि हम सही जवाब दे सकें। तो ये एक सतत प्रक्रिया होगी। हम उन मामलों पर ध्यान देंगे जिन पर पुलिस कार्रवाई की योजना बनानी है। हमारा ध्यान स्पष्ट है, समुदाय को सुरक्षित रखना। जो हिंसा करने की सोच रहे हैं वो अपराध, वे गलत हैं। पुलिस तो वहाँ होगी, पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ। अभी शांति चाहिए। बदला लेना गलत है। समाज दुख और शोक में है। हमें शांति चाहिए।